हेलो माय फ्रेंड्स। आज मैं आपको पॉलिटी से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराऊंगी जो कि राष्ट्रपति महोदय के विषय में है। ठीक है, देखिए, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से। भारत में जो हमारी कार्यपालिका है तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। और संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है तो राष्ट्रपति में निहित है। और भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान है। भारत का राष्ट्रपति क्या है? राज्य का प्रधान है। और भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय ही होते हैं। अब देखिए, भारत का राष्ट्रपति होता है तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो वो भी हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु होनी चाहिए। कोई भी आयु सीमा इसके लिए निर्धारित नहीं है। राष्ट्रपति महोदय के लिए कोई भी आयु सीमा जो है वो निर्धारित नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो इसकी भी हमारे यहाँ कोई सीमा नहीं है कि कितनी बार निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो वो होता है हमारा अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या इसको अच्छे से बच्चों थोड़ा सा आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, इसका थोड़ा लंबा सा नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। क्या? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो उच्चतम न्यायालय को। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो 50-50, यानी 50-50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद अगर राष्ट्रपति जो है ग्रहण किए हुए हों। भारत के में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अभी बताया था आपको, एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा। एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा ये हमारा इनका राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन होता है, या इसी को दोबारा आप कह सकते हैं क्या? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? तो ये भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय के पास। और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 71 यानी 71। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? 2 सप्ताह। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो अनुच्छेद 56। क्या है? अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो वह सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह सरासर गलत है, क्योंकि ये सब हमेशा सर्वोच्च न्यायालय ही डिसाइड करता है ऐसे विवादों को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है संसद द्वारा महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही जिसमें शुरू की जा सकती है संसद के किसी भी सदन में।
ठीक है। तो जो महाभियोग है ये ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा में ही लगाया जाए या राज्यसभा में ही लगाया जाए, ये संसद के किसी भी सदन में बच्चों जो है इसको लगाया जा सकता है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में इसको लगाया जा सकता है। अच्छा, अब ये देखिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है तो कैसे? केवल महाभियोग के द्वारा। किसके द्वारा? केवल महाभियोग के द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण करने के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये हमारी ली गई है यूएसए या अमेरिका के संविधान से। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है? तो वो महाभियोग जब उन पर लग जाता है तो उनको जो है क्या करना पड़ता है? अपना इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, या त्यागपत्र देना पड़ता है। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर ही उनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले उनको हम हटा सकते हैं दोस्तों। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद देखिए फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप। ये कुछ ज़्यादा ही राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप जो होता है एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? तो ये 14 दिन की लिखित सूचना। सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति के पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है तो महाभियोग द्वारा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या असंवैधानिकता होगी? यह कृत्य विधिमान्य होंगे। देखिए, किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने के पूर्व के कृत्यों की क्या संवैधानिकता होगी? तो यह कृत्य कैसे होंगे? विधिमान्य होंगे। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। राष्ट्रपति को ठीक है क्या? राष्ट्रपति राज्यसभा के रिक्त स्थानों पर अपने समर्थकों को मनोनीत करके 2/3 बहुमत से अपने विरुद्ध महाभियोग पारित करने को असंभव बना सकता है। यही एक दोष है महाभियोग की प्रक्रिया में। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश हमारे राष्ट्रपति महोदय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है। ठीक है। अच्छा, और उसके बाद में राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ये है अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 60 या 6060। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो ये है 60। शपथ ग्रहण राष्ट्रपति का अनुच्छेद 60 के तहत होता है। ठीक है। अब है मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो ये है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति महोदय किसको अपना इस्तीफा देंगे? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो बच्चों तो देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो राष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये है 6 माह। और कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। बाकी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये सभी क्या रहे? उपराष्ट्रपति रहे। अच्छा, भारत के चौथे राष्ट्रपति हमारे कौन थे? तो वी गिरी।
उसके बाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वो थे वीवी गिरी। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? तो ये है हमारे सी राजगोपालाचारी जी। कौन? सी राजगोपालाचारी जी। ये हमारे स्वतंत्र भारत के पहले जो है गवर्नर जनरल थे, जो कि भारतीय थे। पहले गवर्नर जनरल तो वही थे माउंटबेटन, लेकिन अगर भारतीय पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे बच्चा जानता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, उसके बाद में अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? तो वो भी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। ठीक है। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे कौन? एन संजीव रेड्डी। ठीक है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। किसकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। अच्छा, उसके बाद भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। और भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो उपराष्ट्रपति की। और बाकी प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और राज्यपाल, इन सभी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति जी की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति नहीं करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की भी करते हैं, राज्यपाल की भी करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी करते हैं, देखिए, और प्रधानमंत्री की भी करते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की भी करते हैं, और राज्यपाल की तो करते ही हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री। ठीक है। अच्छा, और किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती? तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय नहीं करते। बाकी सेना प्रमुख की नियुक्ति, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति महोदय करते हैं। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो हमारे राज्यपाल महोदय। और किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो योजना आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय नहीं करते हैं। बाकी वित्त आयोग को भी राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं हमारे, बाकी राजकीय भाषा आयोग को भी नियुक्त करते हैं, और संघ लोक सेवा आयोग को भी करते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जो है आवश्यक है। किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने का कम अधिकार करने का अधिकार किसे दिया गया है? भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 14। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 143। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति महोदय के पास। राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो आर्थिक संकट की घोषणा हमारे भारत में कभी भी नहीं हुई है। इसका आंसर हो जाएगा कभी नहीं। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो ये हमारे थे एम हिदायतुल्ला। और राष्ट्रपति का कार्य क्या नहीं है? किसी सत्र के अंतर्गत लोकसभा की बैठकें आहूत करना, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय का कार्य नहीं है। बाकी लोकसभा का सत्र बुलाना, लोकसभा का विघटन करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, ये सभी हमारे राष्ट्रपति महोदय के कार्य हैं। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते? तो ये है हमारा धन विधेयक। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है?
निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ व समवर्ती सूची। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची। और किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं? तो जब दोनों सत्र में हो। ठीक है, मतलब राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सत्र में हो। ठीक है। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकते हैं। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को क्या अधिकार है कि वो पुनर्विचार के लिए उसको भेज सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष भी करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं। कब कब? एक तो प्रतिवर्ष करते हैं और एक लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति निम्न में से क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति महोदय को। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकते हैं? तो वो है हमारे राष्ट्रपति। और कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अधिकारों को हस्तगत करने का, ये हमारे राष्ट्रपति महोदय को अधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार हमारे राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार भी है और संसद का अधिवेशन आहूत करने तथा उसका सत्रावसान करने का भी उनको जो है क्या है? अधिकार है। अच्छा, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। तो ये सभी परिस्थितियों में हमारे जो राष्ट्रपति महोदय हैं ये संयुक्त अधिवेशन लागू कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कई क्वेश्चन बनते हैं तो मैं इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखिए क्या क्या अधिकार हैं हमारे महोदय को संयुक्त अधिवेशन जो राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं, किन किन परिस्थितियों में बुलाते हैं। एक तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा जब रद्द कर दिया जाता है और दूसरा एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करना। ठीक है। किसी संस्कृति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है, किसी भी संस्कृति की जरूरत नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किनको सदन के पटल पर रखवाएं। एक तो इसमें देखिए क्या क्या है। एक तो है संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को और राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो हमारे जो राष्ट्रपति हैं संविधान के अनुसार उनका कर्तव्य है इनको जो है संसद के पटल पर रखवाएं। क्या क्या? संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। अब आगे देखिए, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? प्रधानमंत्री तथा प्रतिनिधिमंडल के लिखित परामर्श पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? 6 सप्ताह। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग निम्न में से किस प्रकार के दंड के मामले में कर सकते हैं? तो वो तो देखिए इन सब मामलों में कर सकते हैं, मृत्यु दंड, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड और ऐसे मामले में दिए गए दंड पर जो संघीय कार्यपालिका के क्षेत्रांतर्गत आते हों। देखिए एक तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह।
भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? तो एक तो होती है पूर्ण निषेध, एक होता है पॉकेट निषेध, एक होता है निलंबित निषेध। तो ये सभी निलंबन शक्ति, ये सभी वीटो पावर हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास है। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह था भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक, यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति को भेज देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति देंगे। मतलब अब उसको वो रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। उन्होंने एक बार भेजा, उसके बाद में भी उन लोगों ने कोई चेंज नहीं किया, लोकसभा ने और पूर्ववत ही भेज दिया, तो अब राष्ट्रपति को क्या होगा? उसको पारित करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अध्यादेश जो जारी करने का राष्ट्रपति का अधिकार, कौन सा अधिकार है? ये है उनका विधायी अधिकार। और किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो एक तो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है और संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी हमारे राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं और वित्त आयोग के अध्यक्ष की भी। अच्छा, और कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? राज्यों की विधानसभाएं। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? कि वह पढ़ा लिखा हो। ठीक है बच्चों, एक क्लर्क के लिए भी क्वालिफिकेशन है हमारे देश में, लेकिन राष्ट्रपति महोदय के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। ठीक है, यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो मतदान नहीं कर पाएंगे अगर वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन के सदस्य हों। अच्छा, अब देखिए राष्ट्रपति के भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित जो कथन सही है वो कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकते हैं जब संसद सत्र में हो, ये सही है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा में नाम निर्देशित करने की शक्ति है, ये दोनों सही है। भारत एक गणतंत्र है जिसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में राष्ट्रपति चुने जाते हैं निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सही कथन बताना है तो क्या है? प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सलाह जो है ली जाती है। और हमारे राष्ट्रपति महोदय को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो ये 5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है उनको। नामांकन के समय राष्ट्रपति के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपया। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना रुपया प्रति वर्ष मिलता है? तो 30 लाख रुपए। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? तो संसद का। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है और यह निर्वाचक मंडल किन किन निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? तो ये किन किन के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है? एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है और दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना होता है। अच्छा, अब देखिए लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो संघीय संसद। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो हमारे राष्ट्रपति जी को। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वो है दिल्ली और पुदुचेरी। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? क्या? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था संविधान सभा द्वारा। यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? राष्ट्रपति को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत का राष्ट्रपति आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्य के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार है संसद के दोनों सदनों को। भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12। और कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? राष्ट्रपति। भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो संसद के सदनों को संदेश भेजना। बाकी ये भारत के राष्ट्रपति की क्या है? शक्ति नहीं है। बाकी अध्यादेश का प्रख्यापन करना राष्ट्रपति की शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना जो है ये भी राष्ट्रपति की शक्ति है। और क्षमा दान देना भी है राष्ट्रपति की शक्ति। हमारे जो राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कितने साल रहे हमारे राष्ट्रपति? 12 साल। और किसने भारतीय गणतंत्र के 12वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने। और कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो विधान परिषद जो है भाग नहीं लेती। बाकी राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा सब भाग लेती हैं। और राष्ट्रपतियों में जिस क्रम में सेवा की उनमें निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो NS रेड्डी, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर R वेंकट रमन और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। NS रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, R वेंकट रमन और फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो मेरी ये राष्ट्रपति से संबंधित सारी वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। और अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इस तरीके के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की मतलब जितनी मैं करवा पा रही हूँ मैं भी करा रही हूँ प्रैक्टिस आप लोगों का। आप स्वयं भी प्रैक्टिस करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। अब वीडियो का पेपर चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, आप लोगों के बिल्कुल सिट पर आ गया है। तो जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेदों में क्या होता है, अधिकतर संख्याएं होती हैं, तो ये बिना प्रैक्टिस के आपको याद होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि याद भी आपको कोई ये अब स्कूल के एग्ज़ाम नहीं है कि एक लिमिटेड सिलेबस है, वास्ट सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा। तो प्रैक्टिस के अलावा और कोई आपके पास चारा नहीं है। अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और इसमें जितना साथ मैं आप लोगों का दे पाऊँगी वो ज़रूर दूँगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।